Hello guys, good morning to all of you, and I welcome you all in the ATC Ranchi online platform. Guys, आज हम लोग मैकेनिक्स का 7th लेक्चर यानी 7th क्लास देखने वाले हैं। और इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग थॉरोली इस तरह से मैकेनिक्स वगैरह लर्न करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से दी एटीसी रांची नीट जेईई पीएसयू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जुड़िए। हम लोग साथ मिल करके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, अपना नॉलेज इनहेंस होगा और उसके वजह करके जो भी एग्जाम हम लोग लिखेंगे उसमें सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने के काबिल हो जाएंगे, जिसके वजह करके हम कोई भी एग्जाम में सफलता पा सकते हैं आसानी से। तो इसी नोट के साथ कि अगर अभी तक आप अपना दी एटीसी रांची नीट जेईई पीएसयू ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। और बस इन्हीं बातों के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और जुड़िए हमारे साथ। स्टार्ट किया जाए। Shall we start now? यस, तो आज का टॉपिक है, देखिए, फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन फोर्स। इन फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन आज का टॉपिक है घर्षण। फ्रिक्शन क्या है, राइट? हम लोग आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है? फ्रिक्शन, घर्षण हिंदी में इसको बोलते हैं। ओके, ये राइट। इज इट विजिबल नाउ? यस, वेरी क्लियरली इट इज विजिबल। तो देखिए, यहाँ हम देखिए दो सरफेस, एक बॉडी है और एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक बॉडी हैविंग मास m को हमने प्लेस किया है, दो है ना। यहाँ पे ये जो अपना ना, ये जो बॉडी है, बॉडी और ये सरफेस, दोनों में से देखिए नाइदर मोशन इसमें, ना ही इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन है। इन दो सरफेस के बीच यह देखिए, इस ब्लॉक में कोई टेंडेंसी नहीं है, ना ही मोशन का टेंडेंसी, मतलब ना ही टेंडेंसी है इसका और ना ही इसमें मोशन हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक अगर आप फोर्स लगाए हैं, वो फोर्स अगर ब्लॉक को ले जाने के लिए काफी नहीं है आगे, ठीक है ना, मूव करने के लिए काफी नहीं है, इसमें मोशन नहीं है। लेकिन जितना मूव करने के लिए फोर्स चाहिए उससे कम फोर्स क्योंकि हम लगा रहे हैं, तो इसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन है। इस ब्लॉक में इतना फोर्स लगा दिए हैं जो कि रेस्ट में रहने के लिए जितना चाहिए था उससे ज्यादा अप्लाई हो चुका है। ये ऑलरेडी ब्लॉक मोशन में है, इसलिए लिखे हैं इट इज इन मोशन। तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं द फेनोमेना कॉल्ड फ्रिक्शन को? तो उसके लिए देखिए, इफ टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, है ना, दो सरफेस है ना कांटेक्ट में, यस। इफ टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड देयर इज रिलेटिव मोशन, और अगर दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो रही है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, या तो हो रही है आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन हो रही है, या रिलेटिव मोशन का इरादा है, दोनों सरफेस के बीच में इरादा है या हो रही है। समझ में आ रही है बात या नहीं? देन अ टेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। तब इन कांटेक्ट सरफेस के बीच में, दो बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, राइट ना, जो which opposes रिलेटिव मोशन, जो उन दो सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उस टेंजेंशियल फोर्स को तब बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तब और इस इंटायर फेनोमेना को बोलते हैं घर्षण।
समझ में आया बात ना? If two surfaces are in contact and there is a relative motion or a tendency of relative motion between them, then a tangential force act between the surfaces of contact, right, which opposes relative motion between the surfaces of contact is called static frictional force and the phenomenon is called friction, यानी कि घर्षण। समझ में आया बात ना? क्लियर है? राइट ना? ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बात करो। यहां तक क्लियर है? रिप्लाई करते चलिएगा, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सारे लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण क्या है, राइट ना, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, राइट ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ये होता है कॉन्टेक्चुअल फोर्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर दो सरफेस कांटेक्ट में ना रहे तो ये this will not come into the action. It is a contextual force. It is a contextual force, that is, it is a contextual force, that is, frictional force act only when, इसका मतलब ये हुआ, frictional force acts only when two surfaces are in contact. Only when two surfaces are in contact. जब एक दूसरे के टच में रहता है दो सरफेस, तभी ये काम करता है। एक्ट ओनली, यस। इट इज कॉन्टेक्चुअल फोर्स का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होगा तो कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स उसके बीच काम नहीं करेगा। समझ में आई बात ना? क्योंकि इस फ्रिक्शनल फोर्स का काम है उन दो सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रेसिस्ट करना, मोशन का विरोध करना, यानी कि इंटर डिफिनेशन में पक्का पक्का बोलिएगा कि वो रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां इसमें क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्ट, मतलब वो एक्शन में आता है, एक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्ट ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, एक्ट ओनली व्हेन there is relative motion, there is relative motion। कैसा मोशन होना चाहिए? relative motion or tendency of relative motion, tendency of relative motion। समझ में आई बात? फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में तभी आता है, कम इनटू एक्ट ओनली व्हेन देयर इज relative motion or tendency of relative motion। so my बात ना, otherwise frictional force will not come into the picture, not come into the action। next तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है, it always resist या opposes
रेसिस्ट या अपोजिट रिलेटिव मोशन between the contact surfaces, चौथा इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो ये है कि देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मान अप्लाइड फोर्स से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है फ्रिक्शनल फोर्स F जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। वो काट दिया, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड को कैपिटल F अप्लाइड लिख रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को छोटी f से डिनोट कर रहे हैं, कभी भी नहीं बड़ा हो सकता है। समझ में आया बात ना? ऐसा। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। समझ में आई बात या यहां तक में कोई दिक्कत है? These are the 5 properties characteristics of frictional force। पहला ये बात, frictional force is कैसा फोर्स? कॉन्टेक्चुअल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ frictional force acts only when two surfaces are in contact। दूसरा characteristic, frictional force come into act only when there is relative motion or tendency of relative motion। तीसरा, it always resist या opposite relative motion between the two contact surfaces। तीसरा, frictional force can never be greater than the applied force। frictional force can never be greater than the applied force। static frictional force is self-adjusting in nature। These are the 5 important characteristics of frictional force। क्लियर है? आगे बढ़ें जल्दी, कॉपी द, then we will move to next concept। आगे बढ़ें, क्विकली रिप्लाई करना, कॉपी करते चलिए। 5 नंबर बता दीजिए फिर से। यस, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है पता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ओके, इट विल कम लेटर, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए कि क्यों ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि सर क्या बोले हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, राइट ना? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ये। कैसे मैं बताता हूं, थोड़ी वेट, इट विल कम। ओके, मूव करें करिश्मा। अभी के लिए ये ध्यान में रखो, थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम लोग छोटी एस सफिक्स एफ से डिनोट करने वाले हैं। ये क्या होता है? ये द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जब बॉडी रेस्ट में होता है। ये बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए होता है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स, ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट on a body when it is at rest, when it is at rest is called static frictional force, static frictional force, frictional force। ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको एफ सफिक्स छोटी के से डिनोट करेंगे, छोटी एफ सफिक्स छोटी के से। ये क्या होता है? ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी। जब बॉडी मूव कर रहा होता है तब ये काम करता है उसपे। द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, ऑन अ मूविंग बॉडी, जब बॉडी मूव कर रहा होता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तब उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम अपना लोग क्या बोल देते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी मोशन में हुआ करता है तब जो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एंड थर्ड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको एफ सफिक्स एल से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? ये जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू of static frictional force, of static frictional force, frictional force at the maximum value of static frictional force up to which, up to which, जहां तक, up to which body remains static, body remains static मतलब अस्थिर, is called limiting frictional force, limiting frictional force, फ्रिक्शनल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखो रिपीट कर रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स: स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी रेस्ट में होता है तब जब उस पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी मोशन में होता है तब जब कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू वहां तक का वैल्यू, वह वैल्यू जहां तक कोई भी बॉडी अपने रेस्ट की अवस्था को बनाए रखता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप टू व्हिच द बॉडी रिमेन्स स्टैटिक इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया बात ना? ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। अब अगर
हम लोग बात करें देखो इस तीनों में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? लिमिटिंग, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम मान है ये, और ये स्टैटिक वाला ज्यादा होता है किससे? काइनेटिक से। तो सबसे कम कौन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। रिलेशन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट ना? और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इससे छोटा होता है। दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग द थ्री। कुछ नो नो आया है रिप्लाई, आगे बढ़े या कोई दिक्कत है? करिश्मा क्या नो लिखी हो? कृष्णा आप नो लिखे हैं, कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो। तीनों के बीच रिलेशन करेक्ट। ये देखो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अमॉन्ग ऑल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द हाईएस्ट। थर्ड नंबर सर, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये देखो यहां स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम मान है। स्टैटिक फ्रिक्शनल अप्लाइड जो लग रहा दो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, वो उसका वो मैक्सिमम मान जहां तक बॉडी अस्थिर रह सकता है, मतलब जस्ट मोशन में आने से पहले तक मैक्सिमली वो क्या है, उसको रखने के लिए सफिशियंट है। समझ में आया बात? क्या है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया बात ना? उसके बाद जस्ट वो क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक और बात बोल सकते हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स when the body is at verge of sliding, when body is at the verge of sliding, बॉडी स्लाइड करने से पहले तक जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जस्ट अब स्लाइड कर ही जाएगा, ऐसा। ठीक, इन सब चीजों को बाद में हम लोग और क्लियर बात करेंगे। फिलहाल आप थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जब आप एक एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स को लेंगे और दूसरे एक्सिस पे आप वाई एक्सिस पे आप फ्रिक्शनल फोर्स को ले लीजिए और एक्स एक्सिस पे आप अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को लीजिए, तो आपको इसका कैसा वेरिएशन मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। Graphical representation frictional force with applied external force, with applied external force। देखिए, अगर आप यहाँ पे हमको ग्राफ बनाना है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को रख रहे हैं
एक्सटर्नल फोर्सेस बड़ी एफ पे को एक्स एक्सिस पे और इस एक्सिस पे आप रख रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स को यानी कि स्मॉल एफ को। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स देखो यहाँ अप्लाई करना शुरू करते हैं तो बॉडी में क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो कि ये ब्लॉक जो शुरू में जब 3 ब्लॉक वाला सिचुएशन आपको बताया वो समझने की कोशिश करो। इस पर जैसे ही आप अप्लाई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अभी क्या होगा कि इस बॉडी में मोशन कब होगा, जब इस बॉडी को स्थिर रखने के लिए जितना फोर्स का जरूरत है उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो इनिशियली हम लोग पहले जीरो फोर्स अप्लाई किए, अब क्या किए, मतलब जीरो फोर्स अप्लाई किए मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए, अब धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना शुरू किए। इस बॉडी में क्या हो जाएगा, जब तक कि इसको मोशन में लाने के जितना फोर्स चाहिए उतना अप्लाई नहीं होगा तब तक इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा, हाँ या ना। तो क्या होगा इसमें, जैसे जैसे ये फोर्स का मान आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा क्योंकि इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन हो गया, हाँ या ना। तो क्या होता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है देन फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो रहेगा और ये जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को आप बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि अपना इस तरह से बढ़ता रहेगा उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, देखो यहाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा और उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर डिक्रीज करेगा और ये फिक्स हो जाएगा इस तरह से। अब मीनिंग समझने की कोशिश करो, ये वाला जो है ये स्ट्रेट लाइन जो आपको ये है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक एफ एल लिख रहे हैं, नहीं रुको, एफ एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रैकेट में एफ सफिक्स में एस, एफ एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आई बात, इस पॉइंट तक ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जहां तक बॉडी रिमेन्स स्टैटिक। लेकिन फर्दर जैसे ही फोर्स को आप बढ़ाएंगे उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का मान घट रहा है और बॉडी विल कम इनटू द मोशन। तो इस सिचुएशंस में बॉडी क्या हो गया, अपना मोशन में आ गया और ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ सफिक्स के, ठीक है। अब देखो एक बात, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसका मैक्सिमम मान को जहां तक बॉडी रिमेन्स स्टैटिक, जब तक बॉडी मूव करना शुरू नहीं किया वो लगाते जा रहे पीछे फोर्स डेवलप कर रहा है ना कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, इसका वो मैक्सिमम मान जब तक ये बॉडी क्या है स्टैटिक है इस पॉइंट तक, उससे जैसे ही फर्दर इस अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ा है बॉडी यहां देखो एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग और यहां पे आ गया स्लाइड करना शुरू, दिस पॉइंट at this point body is at verge of sliding, तो इसको आप मैक्सिमम मान को स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम मान को आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके बाद ये क्या करता है, बॉडी स्लाइड करने लगता है यानी कि मोशन में आ जाता है। जब बॉडी मोशन में होता है तब जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, कोई डाउट है तीनों के बीच, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, तो दिस विल बी द ग्राफ, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। कोई डाउट तो पूछो वरना आगे बढ़ेंगे, रिप्लाई कीजिए, आगे बढ़ेंगे वरना। ठीक है गाइज, तो ये था अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न होता है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न होता है, बताओ एनीवन, हाउ द फ्रिक्शन। कृष्णा मंडल अब बोल रहा है, एक बार और रिपीट कीजिए, आधे घंटे के बाद तुम रिप्लाई किया करो, इतना देर से मजाक चल रहा था। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में देखिए, y एक्सिस पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को रख रहे हैं और x एक्सिस पे हम लोग अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को रख रहे हैं। यहाँ मीनिंग समझिए, वो जो ब्लॉक हम लिए थे, मीनिंग समझिए, पूरा कहानी बीत जाता है तब उधर से रिप्लाई करते हो। कॉन्शियस रहिए क्लासरूम में। अभी क्या है देखो, ये बॉडी अभी स्टैटिक है, एक सरफेस पे दूसरा बॉडी रखा हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो अभी इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा क्या? अगर बॉडी रेस्ट में है, देखो यहाँ कंप्लीटली एक के ऊपर दूसरा, यहाँ इस बॉडी मूवमेंट ही नहीं हो रहा, यानी कि जीरो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं किए हैं, राइट ना, ऐसा। अब क्या होगा, जैसे ही आप फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा दे रहे हैं, एफ ए मतलब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है ये। अब जैसे ही लगाएंगे, इनिशियली ये जब जीरो था तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या आया, जीरो, ये आया यहाँ, दोनों जीरो जीरो, ठीक है। अब जैसे ही ये लगाना शुरू किए, अब पहले एक बात बारीकी से समझ लो, मान लो इस बॉडी को मूव करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए, मिनिमम कितना न्यूटन का फोर्स चाहिए इस बॉडी को, इस बॉडी को मूव करने के लिए इस बॉडी के सरफेस के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब आप क्या किए, पहले आप 0 न्यूटन अप्लाई किए, मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए, ठीक है। उसके बाद आप क्या किए, मान लो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, 1 न्यूटन का जैसे ही फोर्स अप्लाई किए, ये तो 5 न्यूटन से कम है, तो बॉडी में अब क्या आ जाएगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन आने लगा, ठीक है ना। तो जैसे ही बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन आ जाएगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, इसमें एक पीछे की ओर एक फोर्स लगने लगेगा, दैट इज एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या है, क्योंकि बॉडी अभी स्थिर ही है ना, टेंडेंसी ऑफ मोशन है सिर्फ, इसको बढ़ा के 2 न्यूटन किए, फिर भी अब क्या हो रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का भी मान बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा बात ना। फिर आप क्या किए, 3 न्यूटन किए, ये भी बढ़ रहा है, 4 न्यूटन किए, ये भी बढ़ रहा है, 5 नहीं कर रहे हैं अभी, 4.5 न्यूटन कर रहे हैं, तब भी ये बढ़ रहा है, समझ में आ रहा बात नहीं, ये बढ़ रहा है बोलने का मतलब। 4.99 न्यूटन किए मान लीजिए, तब भी ये बढ़ रहा है ना। मीनिंग समझो, एक्सटर्नल फोर्स का मान, अप्लाइड फोर्स का मान आप बढ़ाते जा रहे हैं और इसका मान भी अपना बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एकदम 4.999999 इतना न्यूटन आप अप्लाई करते हैं, तो बॉडी ये इस अप्लाइड फोर्स, यहां देखिए अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना पीक पे पहुंच गया है, समझ में आई बात ना। अब जैसे ही थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करिएगा, जबकि अप्लाइड फोर्स का मान देखो यहां से, मीनिंग समझिए, 5 न्यूटन हो जाए, ठीक है ना, तो बॉडी क्या होगा, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। जस्ट स्लाइड शुरू करने से पहले तक का ये है, हाँ या नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया, ये अपना इसका वैल्यू, उसके बाद जस्ट वहां तक सिर्फ अभी बॉडी रेस्ट में रहेगा, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ाएंगे, बॉडी क्या हो गया, एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ये ऐसे मतलब जस्ट स्लाइड करने वाला है, उसके बाद ये स्लाइड कर गया। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और फर्दर जैसे ही आप फोर्स अप्लाई किए, उसके बाद बॉडी मोशन में आ गया, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप यहां से देखो, क्लियर है कृष्णा, अब क्लियर होया या अभी भी कोई डाउट?
कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज क्यों होता है? दी फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें लिखेंगे दी फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज, उत्पन्न होता है, अराइजेज ड्यू टू मोलिकुलर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ड्यू टू मोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेसेस at the point of contact, when two bodies are placed one above the other, एक दूसरे के ऊपर, one above the other, the actual area of contact, जो होता है, the actual area of contact is much smaller than the total surface area of body का जो टोटल सरफेस एरिया है उससे। The actual area of contact is much smaller than the total surface area of the body. जब दो सरफेस को रब करेंगे तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स का अराइज होगा। नहीं, तब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वहां पे चार्ज जो जनरेट होगा वो चार्ज को बोलेगी चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना, रबिंग के थ्रू। आप ठीक है, आप अभी इलेक्ट्रोस्टैट को मत लाओ, यहां हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में फ्रिक्शनल फोर्स अराइज कैसे होता है, राइट ना, यानी कि फ्रिक्शन कैसे अराइज करता है। ये होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तब ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वहां पर जो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है, राइट ना। क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब मॉलिक्यूल का, दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, आकर्षण या विकर्षण हो रहा होगा, राइट ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा होगा, राइट। तो उसके वजह करके द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, दो बॉडी का एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो बॉडी के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक्चुअली में बॉडी क्या होता है, रुखरा होता है ना, स्मूथ नहीं होता, रफ होता है बॉडी। आप जैसे ये बोर्ड को आप देख रही हो, सपोज मानो ये व्हाइट बोर्ड आपको प्लेन दिख रहा है, लेकिन इसको आप छोटे स्तर पे देखोगे तो इसमें बहुत रफनेस होता है, समझे ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप अगर देखेंगे तो जो अभी आपको नग्न आयु से नग्न आंख से, मतलब ओपन आई से आपको अगर कोई बॉडी आपको क्या दिख रहा है, देखिए कि अगर स्मूथ दिख रहा है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो रुखरा होता है। समझ में आई बात ना, ऐसा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, हम जस्ट बोलते जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है, तब द मोलिकुलर फोर्स, हम स्टेटमेंट लिख भी दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लिखा रहेगा तो थोड़ा पढ़ेंगे भी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, मीनिंग समझिए। द मोलिकुलर फोर्स स्टार्ट्स ऑपरेटिंग, द मोलिकुलर फोर्स
स्टार्ट्स ऑपरेटिंग, काम करना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट द एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक्चुअल एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां दो सरफेस कॉन्टैक्ट में एक्चुअली में होता है, कॉन्टैक्ट, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसेस, ऑफ द सर्फेसेस, ऑफ द सर्फेसेस। जो सरफेस एक्चुअली जहां पे एक दूसरे से कांटेक्ट में होता है, वहां पे मॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, स्टार्ट कर देता है ऑपरेटिंग। समझ में आई बात यह है। अब होता क्या है, देखिए यहां से मॉलिक्यूलर बॉन्ड आर फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअली में मॉलिक्यूलर बॉन्ड आर फॉर्म्ड, molecular bond are formed at this point of contact, at this point of contact. Okay, अब देखो, अब क्या करो, when one body, when दो बॉडी है ना, one body is pulled over the other, then क्या होगा, then the bonds are broken, ये जो मोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो टूट जाएगा, then the bond मतलब मोलिकुलर bonds are broken, टूटेगा, broken, then the bonds are broken and the material gets deformed, और मटेरियल क्या हो जाता है, डिफॉर्म कर जाता है। समझ में आई बात ना। एंड न्यू बॉन्ड, तब क्या होता है, एंड न्यू बॉन्ड, दिख रहा है, यस, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और वहां पे तब नया बॉन्ड बनता है, और न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। समझ में आई बात, ऐसा। अब क्या होता है, जस्ट समझने की कोशिश करो। द लोकल डिफॉर्मेशन की जो लोकल जो डिफॉर्मेशन हुआ, नया बॉन्ड बना, द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस, द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस भेजता है, द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस क्या, अ वाइब्रेशन, सेंस अ वाइब्रेशन into the body में, into the bodies, समझे क्या, into the bodies, these vibrations ultimately damped, मतलब खत्म कर दिया जाता है, damped out, and this vibration ultimately damped out, and the energy of vibration and the energy of vibration appears as heat, and the energy of vibration है, यहाँ मिटाएंगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, और यहाँ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द एनर्जी, यहाँ देखिए, of vibrations appears as heat,
हम इससे ऊपर लिखते हैं एंड द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, यहां से आगे यहाँ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन appears as heat, वहां पे किस रूप में वो appear होता है, appears as heat, या एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन appears as heat, उसको कंटिन्यू करते रहना, हम लोगों को लिखते रहना। hence to start the motion, hence to start the motion, यहाँ पे मोशन को स्टार्ट करने के लिए hence to start the motion there is a need of force, there is a need of force, एक फोर्स की जरूरत होती है यहाँ पे अब मोशन को स्टार्ट करने के लिए, समझ में आई बात ना। that force which will provide here motion ना, जिसके वजह करके यहाँ पे मोशन होगा, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब मीनिंग आपको क्लियर कट आप समझा दे रहे हैं, आप देख पाओगे यहाँ ना तो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लिख लिए होंगे तो, अगर इफ यू हैव कॉपीड द कॉन्सेप्ट देन हम प्रोसीड करेंगे इसको आपको एक्सप्लेन करना। जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए फास्ट, जल्दी से कॉपी कीजिए, देन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। कॉपीड गाइस, कॉपीड सर, ओके। जस्ट लाइन बाय लाइन आपको बातें समझाने की कोशिश में करता हूं और आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए, जहां भी डाउट रहेगा तुरंत पूछ लीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में देखिए द फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन बिटवीन द सर्फेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट when two bodies are placed one over the other। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक बॉडी दूसरा बॉडी को हम लोग प्लेस कर दिए हैं एक्चुअली में, और ये है अपना बॉडी हैविंग मास m, समझ में आई बात ना। देखो ये एक बॉडी है, ये सरफेस, और ये एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब मीनिंग समझो, the frictional force arises due to molecular interaction between the surfaces at the point of contact when two bodies are placed one above the other। The actual area of contact is much smaller than the total surface area of the body। एक्चुअली में बॉडी का टोटल सरफेस एरिया तो बहुत है ना, लेकिन ये दोनों बॉडी को कांटेक्ट क्या होगा, ये पूरा नहीं किया होगा। एक्चुअली में जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बॉडी जो आपको प्लेन दिख रहा होता है नग्न आई से, समझ में बात, खुली आंख से, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो बॉडी रुख रहा होता है। एक्चुअली में दोनों जो कांटेक्ट, दोनों का कांटेक्ट सरफेस एरिया होगा वो बॉडी के एक्चुअल सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, समझ में बात, ये हम बोलने की कोशिश किया। The actual area of contact is much smaller than the total surface area of the body। अब देखो, the molecular force start operating at the actual point of contact। जहां पे दोनों बॉडी एक्चुअली कांटेक्ट में होता है वहां मॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, यहाँ देखिए वो काम करना शुरू करता है, राइट ना। यहाँ पर काम करना शुरू करने का मतलब क्या है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सरफेसेस, तब वहां पे क्या होता है, दोनों चूंकि एक सरफेस दूसरे सरफेस से वहां इंटरेक्ट कर रहा होता है,
यानी कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नई बात ना, तो तब देखो यहाँ मॉलिकुलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे एक्चुअली कॉन्टैक्ट में होता है। व्हेन वन बॉडी इज पुल्ड, जब एक बॉडी को आप खींचेंगे दूसरे बॉडी के ऊपर, समझ में बात ना, है ना, one body is pulled over the other ना, then the bonds are broken, तब वो जो अभी जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पास, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जो बॉन्ड बना था, वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रोक, मतलब टूटेगा, एंड द मटेरियल गेट्स डिफॉर्म्ड, और वो मटेरियल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और फिर वहां पे नया बॉन्ड फॉर्म होगा। एक्चुअली में जहां पे अभी एक्चुअली कॉन्टैक्ट में था, वहां पे आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर अगर पुल करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जहां पे कॉन्टैक्ट में था वहां का बॉन्ड टूटेगा और नया जगह पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी कि टूटेगा तो डिफॉर्म होगा और नया फिर फॉर्म होगा, राइट ना, ऐसे बोले हम, ठीक है। तब क्या होता है, द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस, वो जो अभी जो टूटा वो उसके वजह करके दी लोकल डिफॉर्मेशन सेंस अ वाइब्रेशन टू द बॉडी, जैसे ही वो बॉन्ड टूटा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन होगा। These vibration ultimately damped out and the energy of vibration appears as heat, समझ में आया बात ना, वो एक्चुअली में वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है बॉन्ड टूटने की वजह करके, डिफॉर्मेशन की वजह करके, वो एक्चुअली में वो डैम्प आउट मतलब खत्म हो जाता है, और वो अपीयर किस रूप में होता है, हीट के रूप में। Hence to start the motion there is a need of force, तब अब बॉडी में मोशन को स्टार्ट करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। एक्चुअली में वही फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा, जो अब बॉडी में मोशन को लाएगा, समझ में आया बात ना, जो दोनों बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा। मीनिंग समझ में आया बात, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रिक्शन जब कभी भी होता है तो हीट के रूप में डेसिपेट होता है, समझ में आई बात। इसीलिए आप अगर ध्यान दोगे, जैसे कि ये ऐसे भी समझने वाला, ऐसे समझो, जब कभी भी आप बात समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। आप दो ऐसे समझो ना, क्या बोल रहे, हाँ चलो ठीक है, दूसरे समझो, मैं मान लो ये कंडक्टर है, राइट, ये क्या है, कंडक्टर है, इसमें अभी कुछ बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया है, क्या होगा, कॉपर का कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा होगा, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जिसमें रेंडमली मूव कर रहा है वो क्या करेगा, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हाँ है ना। तब इस कंडक्टर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड रेसिस्टेंस, जो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो का विरोध करता है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो उसको आप क्या बोल देते हैं, रेसिस्टेंस, राइट। एक्चुअली में वो एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो सारा इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, तो उसमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन तो जत्र तत्र मूव कर रहा होता है ना। तो वहां पे उस रेसिस्टिव फोर्स को, उस फ्रिक्शनल फोर्स को एक्चुअली में रेसिस्टेंस बोलते हैं, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी को। उसी तरह से अपना लोग अगर मान लो कि अपना ये फर्श पे चलना चाहते हैं, तो अपने लोग चलने के क्रम में दो बोर्ड कॉन्टेक्ट में आता, क्या पूरा का पूरा अपना पैर का नीचे का पोर्शन पूरा का पूरा सरफेस में टचअप होता है क्या, एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि वो तो रुक रहा होता है ना, एक्चुअल में एक जैसा तो होता नहीं है ना। तो जब एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, वहां पे दोनों सरफेस के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर वो डिफॉर्म होता है, मेरा मतलब कि आप आगे चलने की कोशिश करते हैं तो बॉन्ड टूटता है, फिर फॉर्म होता है, हाँ या ना। उसके वजह करके वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन, राइट, वाइब्रेशन जनरेट होता है, और वो वाइब्रेशन डैम्प्ड आउट हो जाता है, और वो वाइब्रेशन एनर्जी एक्चुअली में हीट के रूप में, देखिएगा आप चलते चलते आपका पांव भी गर्म हो जाता है, अगर दो सरफेस को आप रब करो तो आपको पता चलेगा, राइट, कि वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर भी
एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को मोशन में आने के लिए, राइट ना, मोशन को फिजिबल बनाने के लिए एक फोर्स का तो जरूरत पड़ेगा ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली। क्लियर है यहां तक? होपफुली। तो आगे बढ़े हम लोग, अगर क्लियर है तो। अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे पूछोगे भी तो हम नहीं कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी सारा समझा देंगे आपको। जल्दी बोलो, आगे बढ़े। सारे कोई रिप्लाई करो, किसी को आगे बढ़ा जाए। कृष्णा कहां सोया हुआ है? और एंजल? चलिए तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करने के लिए, यानी कि मोशन होने के लिए एक फोर्स का जरूरत है अपने को, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बात ना? नाउ वी विल सी एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसका मास m है, राइट। तो मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ही इसका फेरी बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, एक्चुअली में एक फोर्स तो लग रहा है इस पे नीचे की ओर डाउनवर्ड, इसका वेट mg, और दूसरा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। नीचे की ओर एक वेट लग रहा है और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। कोई आपत्ति यहां तक में आपको? अब इस बॉडी को अगर मोशन में लाना है, तो सपोज मानिए आपने इधर एक फोर्स अप्लाई किया है एफ ए इज द अप्लाइड फोर्स। तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे के दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में इधर एक फोर्स लगेगा, वो है स्मॉल एफ। वो क्या है अपना? स्मॉल एफ। समझ में आई बात? ऐसा ये है अपना स्मॉल एफ। मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होता है, अब देखो, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया ना, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, राइट। क्या हो जाएगा? एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तब अगर बॉडी मोशन में आ गया इस अप्लाइड फोर्स के वजह करके, तो क्या होता है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है, एफ ये जो दो सरफेस के बीच में काम कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये नॉर्मल रिएक्शन। किसके? नॉर्मल रिएक्शन के होता है। और उस इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड म्यू, और दिस इज एन। This is mu is proportionality constant and known as coefficient of friction. Known as coefficient of friction. ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के रूप में इसको जाना जाता है। समझ में बात ना? ऐसा। अब यहाँ बात समझो। और ये नॉर्मल रिएक्शन का मान कितना होगा, देखो जल्दी से। ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहता है ना बॉडी मोशन में जाने के लिए। तो दिस n इक्वल टू होगा mg। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं दिस f विल बी इक्वल टू
म्यू इंटू एम इंटू जी, हाँ या ना, ऐसा क्लियर है यहाँ, वेयर एन है नॉर्मल रिएक्शन, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी जब तक स्टैटिक रहेगा, जब तक स्टैटिक रहेगा तब तक में ये एफ लिमिटिंग कहलाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू एफ एल इक्वल टू म्यू एम जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ना, दैट इज कॉल्ड दिस म्यू एम जी, है ना, ऐसा म्यू एम जी। यही चीज अगर बॉडी एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, मोशन में आने के लिए है, तो तब तो ये कहलाया जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाया जाएगा, तब एफ इक्वल टू एफ एल हो जाएगा। और अगर बॉडी मान लो स्टैटिक, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, इन केस ऑफ स्टैटिक, यहाँ कहाँ लिखे, यहाँ लिख ही देते हैं, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, बॉडी स्थिर है, तब एफ एस विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट दैट टाइम, this will be the coefficient of static friction mu s at that time, right, ऐसा यहाँ लिख ही दो, mu s अपना क्या है, coefficient of static friction, coefficient of static friction, static friction का coefficient का को हम लोग बोल रहे हैं mu s, राइट, ऐसा। अगर बॉडी मोशन में रहेगा, इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि बॉडी जब मोशन में आ जाएगा, एट दैट टाइम दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एफ के व्हिच विल बी इक्वल टू म्यू के इनटू एन या म्यू के इनटू एम इनटू जी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज एम इनटू जी, राइट, ऐसा। जहां पे म्यू के अपना क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को म्यू के बोल रहे हैं जब बॉडी मोशन में है तब, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का डिफरेंट देखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट ना, ऐसा। अब देखो, और ये है अपना लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, जब बॉडी एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, जहां पे क्या है, बॉडी इज एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी इज एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड करने वाला है, कर नहीं रहा है, समझ में आई बात ना, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे आप मीनिंग समझने की कोशिश करो, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक, हाँ या ना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आपने क्या लिखा है, मान लो म्यू एल इंटू एम जी ग्रेटर देन म्यू के इंटू एम जी, हम इसको म्यू एल कर दे रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल वाले के लिए, म्यू एल, ठीक है, ऐसा। तो तब ऐसा हो जाएगा, एम जी कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ से, यहां से आप कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये रिलेशन आया। म्यू एल इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज इंटर्न म्यू भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन इससे, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। इसी म्यू एल को अगर आप बोल दें म्यू सिंपली, दिस इंप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट ना, ये बोलने का मतलब। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसमें कोई भी चीज अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। जल्दी करो, यहां तक अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े,
एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, लिखिए। लिखा हूं, कॉपी गाइड्स, आगे बढ़े। ओके, एक न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ, तो तुमको बातें समझ में आए। लिखेंगे, a body is thrown, a body is thrown मतलब फेंका जाना, thrown on a rough surface, thrown on a rough surface, a body is thrown on a rough surface of coefficient of kinetic friction, of coefficient of kinetic friction, of coefficient of kinetic friction 0.1, 0.1 with a speed 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड on a horizontal surface, on a horizontal surface, full stop. How much distance will it move before coming to rest? How much distance will it move before coming to rest? विरामावस्था में आने से पहले ये कितना दूरी तय कर रहा होगा, राइट? ऐसा तो इसको बनाने की कोशिश करिए और बताइए क्या दिया है। A body is thrown on a rough surface of coefficient of kinetic friction 0.1 with a speed 20 meter per second on a horizontal surface ना, ठीक है, rough horizontal surface. How much distance will it move before coming to the rest? विरामावस्था में आने से पहले ये कितना दूरी तय किया होगा, ये बताना है आपको। How to solve? कोई आइडिया? थोड़ा सा आपको मैं बोल दूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इफ थोड़ा सा बात समझने की पहले कोशिश करो, कुछ चीज समझा रहे हैं। अगर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है किसी बॉडी का, ठीक है, और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है,
फाइनल वेलोसिटी है किसी बॉडी का, टी है टाइम ड्यूरेशन, इसमें वेलोसिटी क्या हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कौन है ना, राइट। और बॉडी द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है एस, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, इन टाइम टी है एस। ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन है, हम यहाँ बोल रहे हैं बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हम यहाँ कुछ लिखने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को आप वैसे भी बोल सकते हैं dv बाय dt, समझे क्या, ऐसा। और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ना, ऐसा यूनिट में। हाँ यस करिश्मा, करेक्ट। तो वो थोड़ा हम नहीं बताए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं आपको आ रहा है, लेकिन हम फिर भी हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कवर अप करना। तब इस बॉडी का पहला इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखने वाले हैं। अब एक्चुअली में हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अब अगर पहला इक्वेशन, अगर बॉडी का फाइनल वेलोसिटी चाहिए और आपको इनिशियल वेलोसिटी नोन है, और वो कितना दूरी तय, मतलब किस एक्सेलरेशन से चल रहा, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितना टाइम में इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हुआ है, ये सब चीज अपने को अगर पता हो तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t चाहिए, तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। अगर अपने को फाइनल वेलोसिटी, याद देखिए, अगर अपने को फाइनल वेलोसिटी पता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल में रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन हम लोग तीसरे इक्वेशन से पा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। एक्चुअली में दीज ऑल फार्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला, समझ बात ना, डायमेंशनली करेक्ट सब। एक बात देखो, ये वेलोसिटी है ना, तो यहाँ भी ये भी टर्म वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज आल्सो वेलोसिटी। ये डिस्टेंस है ना, तो देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, और हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर इज क्या, वापस से दिस इज आल्सो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस विल गिव द डिस्टेंस, मीनिंग समझ में। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज आल्सो वेलोसिटी का स्क्वायर टर्म, समझ में आया बात ना, ऐसा हर एक टर्म। ये तीन इक्वेशन होता है। यही चीज अगर बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा होता, समझ में बात ना, अंडर द ग्रेविटी अलोन, देन इसी इक्वेशन को आप क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी से। तो ए को जी से रिप्लेस कर देते, समझ में बात ना, ए को जी से रिप्लेस कर देते फ्री फॉल में, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन ए को आप जी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बात कर देंगे आपको ग्रेविटेशन में जब कभी हम बात करेंगे। ये तीन इक्वेशन है ना अपने पास, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब आते हैं हम लोग दिए हुए क्वेश्चन पे, ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी, समझ में बात ना, दीज आर द इक्वेशंस, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं वो समझने की आप कोशिश कीजिए। अपने को इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज 0.1, राइट। इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, u इक्वल टू 0 दिया हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसका है, देखो वहां से, विथ स्पीड इतना ना, अ बॉडी इज थ्रोन ऑन अ रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 विथ स्पीड इतना,
इनिशियली वो रेस्ट में है, फाइनल वेलोसिटी उसका मूव कर रहा है किससे, 20 मीटर पर सेकेंड से, हाँ या ना, ऐसा। अपने को अब यहां समझना है तो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एम इंटू जी, ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं आप, है ना। एक्चुअली में म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन पहले लिख दो एंड देन लिखते हैं, दैट विल बी म्यू के इंटू एम इंटू जी, ऐसा लिखोगे आप, ओके। अब यहां बात समझने की कोशिश करिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ये बॉडी फाइनली क्या होगा, रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने के लिए ये फिक्स, अगर बॉडी सपोज मान लो ये है, अगर बॉडी है, देखो ये, अगर ये बॉडी इधर की ओर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और बॉडी इधर मूव कर रहा है ना, इस फोर्स की वजह करके, एक्सटर्नल फोर्स की वजह करके। तो यानी कि ये चीज, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किस के, देखो यहाँ मोशन के विरुद्ध लग रहा है, इसको आप बोल सकते हैं कि दिस म्यू के इंटू एम जी विल बी इक्वल टू मोशन के विरुद्ध, यानी माइनस एम इंटू ए के बराबर होगा, है ना। तो ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे जी का मान ले लीजिए, जी का मान ले लीजिए अपने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर नहीं दिया हुआ है तो ई लेंगे सहूलियत के लिए। तो यहाँ पे अपना देखो, यहाँ से म्यू के इक्वल टू हो जाएगा अपना, सॉरी यहाँ एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू जी, और म्यू के का मान है 0.1 और जी का मान है 10, इट विल कम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन विथ माइनस साइन है। ये एक्सीलरेशन एक्चुअली में ये क्या है, रिटार्डेशन, है ना। एक्चुअली में ये क्या है अपना, रिटार्डेशन, तो माइनस यहाँ लगा देंगे ना, है ना, क्योंकि ये मोशन के विरुद्ध है ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो माइनस 1 मीटर। नहीं दिख रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, a इक्वल टू माइनस म्यू के इंटू जी, यानी कि माइनस 0.1 इंटू जी के जगह 10, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया ए अपना, राइट, ए आया एक्सेलरेशन। अब अपने को क्या चाहिए जल्दी बताओ, अपने को चाहिए हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अपने को देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मीनिंग समझो, अपने को एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकल जाएगा इसको यूज करके। तो यहां से तब हम लिखेंगे सिंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर इक्वल टू u इज 0 का स्क्वायर प्लस 2a, मतलब a मतलब कितना, a मतलब हाउ मच, जल्दी बताइए, a मतलब हाउ मच, सिर्फ वैल्यू रखना है 1, राइट ना, इंटू एस, ऐसा। यहां से अपना क्या हो जाएगा वो समझने की कोशिश करो, ये 2s, ये तो 0 है, तो 2s विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज 400, इज इट विजिबल, नॉट, दिस इज नॉट विजिबल, हम यहाँ आगे लिख देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 400, दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू 200 मीटर ना, राइट ना, ऐसा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर है, किसी को डाउट है? यस, एक्सीलरेशन आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहां पे इस इक्वेशन में जब हम लोग यूज करेंगे, ये इसमें हम लोग जब यूज करेंगे डायरेक्टली, क्या ये 0 यूज करेंगे हम लोग, राइट, और डायरेक्ट सिर्फ इसका वैल्यू रखिए एक्सेलरेशन का, यू विल गेट द आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विल बी हाउ मच, तो दैट मच। क्लियर है या कोई डाउट है? 200 मीटर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट।
इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं फ्रिक्शनल के कॉन्सेप्ट पे ना, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में। जल्दी बात करो, आगे बात करेंगे हम। आगे बात कर सकते हैं, क्लियर है? कॉपीड? ओके, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक। इस तरह से सवाल आएंगे आपको, आप बनाइएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? मीनिंग समझिए, अपने आप क्लियर। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो एक दूसरे बॉडी के ऊपर रखा है इस तरह से, और ये बॉडी मोशन में है इधर, यानी कि इधर पक्का सप्लाई फोर्स लग रहा है तब ये मोशन में होगा, है ना? तो इधर की ओर इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ लगेगा ना। बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? ऊपर की ओर काम करेगा, है ना? और समझ रहे हैं आप, बॉडी का वेट जो है नीचे काम करेगा, उतना हमारा फोकस उस पर भी नहीं है। आप बात समझिए। तब अभी जो है इस नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी चूंकि इधर मोशन में, उसका दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसा होगा, है ना? एफ आर, आर बोल देते हैं रिजल्टेंट फोर्स को, अगर फ्रिक्शनल फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन का। तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल जो यहाँ बन रहा है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं लैम्डा। समझ आई बात ना? दिस लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। It is nothing but it is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and frictional force. Now, the angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and frictional force is known as angle of friction. तो क्या लिखेंगे? The angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and frictional force. क्या हम बोल रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश करो। The angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and frictional force is known as angle of friction.
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीनिंग समझो, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है आर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन, और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच वाला, के बीच बना एंगल। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल, ना एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का, गेट इट दिस। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो अगर ऐसे तो हम लोग यहाँ पे टेन ऑफ दैट लैम्डा लगाएंगे, क्या मिलेगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? टेन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, यहाँ अपना क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इस में जल्दी बताना है। ये जो इतना होगा, ये चीज क्या किसके बराबर होगा? देखो यहाँ से एफ के, दैट कैन बी रिटन एज फ्रिक्शनल फोर्स एफ बाय दिस वन बेस। बेस इज नॉर्मल रिएक्शन एन, समझ में आया बात ना? टेन ऑफ लैम्डा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ बाय एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऐसा मान ले हम लोग। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहां से दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट, this shows that this shows that the tangent tan of एंगल बोल रहे हैं वही, the tangent of angle of friction, ये लैंग्वेज में लिख के आएगा एग्जाम में। the tangent of angle of friction is equal to is equal to is equal to is equal to the coefficient of limiting friction, is equal to the coefficient of limiting friction, of coefficient of limiting friction, limiting friction। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, हम समझा रहे हैं। अगर n यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, f फ्रिक्शनल फोर्स है, और म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देन हम लोग जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ हम इक्वेशन लिख रहे हैं वो f by n इक्वल टू म्यू, समझ में आई बात ना? दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं थोड़ी देर पहले से, बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट म्यू विल बी इक्वल टू 10 ऑफ लैम्डा, हाँ या ना? दिस मच होगा क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, by using equation 1 and 2 we can write mu coefficient of friction, limiting friction will be equal to 10 of lambda, right ना? ऐसा क्लियर है यहाँ तक? सर प्रीवियस लेक्चर सब नहीं मिल रहा है ऐप में, कहां से मिलेगा? सारा लेक्चर तो उसमें है, आप अटेंड नहीं भी करी होंगी तब भी लेक्चर होना चाहिए आपके ही एप्स, मतलब आप जिस बैच में हैं उस बैच में। आपका पीजीटी फिजिक्स वाले में सारा लेक्चर है अवेलेबल, लाइव क्लास में जाइएगा, लाइव क्लास में सारा लेक्चर अवेलेबल है मैकेनिक्स का, ठीक है? अब यहां पे बात आता है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। किसके बारे में? एंगल ऑफ रिपोज।
आप अपना बैच में पीजीटी फिजिक्स वाले बैच में लाइव क्लास में जाइएगा, सारा लेक्चर करिश्मा अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, दैट वी विल सी लेटर। फर्स्ट यू फोकस ऑन दिस, यू आर गेटिंग कॉन्सेप्ट हियर और नॉट। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो बराबर होता है टेन ऑफ लैम्डा के बराबर होता है। अब यहाँ पे टर्म आता है एक, चलो एक क्लास और जाएगा ये लग रहा है हमको, तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग। ओके सुनिए, एक और बात हम बता रहे थे, जैसे सुबह में अभी क्लास रख रहे हैं, तो आप क्या मुझे मैसेज करेंगे कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, मुझे मैसेज करना पड़ता है और बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन ने देखा। ठीक है, इतना करते रहेंगे तो इतना में नहीं होगा, फिर सीधा हम क्लास स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैंसिल कर देंगे क्लास, 2-3 दिन ऐसे चलेगा। तो आज हम पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले थे, इसलिए हमको अभी लग रहा है कि पूरा मिशन सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, और ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकते ना लेक्चर को। यहां तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ, रिप्लाई करिए। किसी को कोई डाउट है यहां तक में, कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम लोग आज का क्लास यहीं कंक्लूड करेंगे। किसी को कोई डाउट रिप्लाई करो फास्ट। कृष्णा, करिश्मा, मनी, किसी को कोई डाउट यहां तक? यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो डाउट, ओके। करिश्मा को कोई डाउट नहीं है, मनी को भी नो डाउट, और मंडल जी को भी कोई डाउट नहीं। ओके, यानी कि सब कुछ समझ में आ गया, दैट इज देन गुड वन। ओके, तो हम लोग इससे आगे बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, देन एडवांटेज देखेंगे हम लोग, मतलब फिर देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, समझ में आई बात ना। और तब हम लोग देखेंगे कि बॉडी को खींचना आसान है या ढकेलना आसान है, ये चीजें बातें समझेंगे हम लोग, समझ में आई बात ना। इन सब चीजों के बारे में, फ्रिक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब बातें, फ्रिक्शन का कारण बता, मतलब ओरिजिन होने का कारण ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। फ्रिक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब देखते हुए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी तक एप्स वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, वो लोग एप्स अभी भी डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर में आप जाकर के DATC रांची नीट JEE एप्स का नाम है, थोड़ा बड़ा है, वो आप डालेंगे, एप्स आएगा, डाउनलोड कीजिए, और आपको जो बैच ज्वाइन करना है, वहां पे जो भी कोर्सेस अवेलेबल है, जो आप इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कीजिए, और हम लोग साथ मिलके सीखना शुरू करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कामयाबी मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।